तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बायोमन के परिंदों कैसे हो आप लोग और आप लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे। मुझे पता है कि मैंने क्लास 10th के सारे चैप्टर्स यानी कि चैप्टर नंबर 14 तक सारे वीडियोस बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया हूं। और यदि आप नए बच्चे हैं तो आप हमारे सारे वीडियोस को ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है सारे वीडियोस, ठीक है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करवाया हमने और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हूं। तो सारे चैप्टर्स को आप लोग जाकर के देखिए। आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। किसका पर्यावरण? हमारा पर्यावरण। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपका पर्यावरण, ये पर्यावरण आपका है मेरा नहीं है, नहीं, हमारा पर्यावरण यानी कि जो पर्यावरण है वो सभी का है, ठीक है। और यदि आप क्लास 10th में है, अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की खांसी आ रही मुझे, थोड़ा सा है ना, कोऑपरेट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोग नहीं देखे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं और उन क्वेश्चंस के वीडियोस ना चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी दी गई है प्लेलिस्ट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण क्या होता है? सबसे पहले देखिए आपका एनसीईआरटी टोटल मैं जो आपको यहां पर पढ़ाऊंगा वो टोटल होगा एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण क्या अर्थ होता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक मिलता है परिधन, आवरण। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इसे है ना। परि का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि हमारे आसपास से चारों तरफ से घिरा हुआ एक ऐसा आवरण जिसमें सजीव निवास करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं ठीक है। अब एक वैज्ञानिक आते हैं, एजी टांसले के अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जीव निवास करते हैं, जीव रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग चांद पर क्यों नहीं रह जाते हैं, हम लोग मंगल पर क्यों नहीं रह जाते हैं? क्योंकि वहां पे पर्यावरण नहीं है, वहां पे इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देखिए पर्यावरण में हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक क्या है? पर्यावरण में हमारे द्वारा यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे द्वारा जो हम लोग जो अपशिष्ट पदार्थ को उत्पन्न सॉरी जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को उत्पन्न करते हैं उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपके जो टॉपिक में सिर्फ दो होते हैं, ठीक है। जो अपशिष्ट पदार्थ दो होते हैं, पहले को बोलते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं? जैव निम्नकरणीय, ठीक है। पहले को हमने बोला जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। अब जो दूसरा होता है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, ठीक है। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। डिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बताइए, समझ में आया? यहाँ पे ये हुआ जैव निम्नकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं समझोगे? समझा दे। तो देखो जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होता है, आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि जिन पदार्थों का अपघटन बायोलॉजिकल प्रक्रिया द्वारा हो जाता है उन्हें जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों का अपघटन, जैसे
हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन प्रकृति के द्वारा हो जाता है, बायोलॉजिकल के द्वारा हो जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है, उसे प्रकृति उसे नष्ट कर देती है, उसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो कि जो पदार्थ सजीवों में मिलते हैं वो अक्सर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि जो पदार्थ सजीवों में मिलते हैं। अब जैसे ये बताओ, सोचो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को अगर डाल दिया जाए मार के, है ना, फेंक दिया जाए तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल है ये, इसको ये नष्ट हो जाएगी। इसे कौन नष्ट करेगा, प्रकृति, पर्यावरण हमारा उसे एडॉप्ट कर लेगा, नष्ट कर देगा। अब ये बताओ, कोई प्लास्टिक तुम डाल आते हो कहीं पे तो नष्ट होती क्या बताओ, कभी नहीं नष्ट होती। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वे समझो कि जो पदार्थ आसानी से नष्ट हो जाते, खराब हो जाते हैं। जैसे लकड़ी रख दो नष्ट हो जाएगी, है ना, पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां देखो कितनी गिरती हैं, नष्ट हो जाती हैं, है ना, कागज वागज होता है सब नष्ट हो जाता है। तो वो हुआ आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैव निम्नकरणीय पदार्थ, ठीक है। इसके उदाहरण हो जाए जैसे सब्जी का छिलका हो गया, है ना, इसके उदाहरण क्या हुए, इसके उदाहरण हुए सब्जी का छिलका हो गया, ठीक है, आपका हो गया बासी खाना, जो आपका खाना बच जाता है वो भी तो नष्ट हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप आज खाना फेंक आए और कल देखें खाना उसी का उसी तरह पड़ा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। बासी खाना हो गया, कागज हो गई, है ना, लकड़ी हो गया, आपका पत्ती हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, पत्ती हो गया, आदि चीजें क्या है, आदि चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है, जैव निम्नकरणीय होती हैं। अब देखो अजैव निम्नकरणीय क्या होता है, अजैव निम्नकरणीय का मतलब वो होता है जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया द्वारा जिसका अपघटन नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है उसे कहते हैं वो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। समझो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि जिन पदार्थों का अपघटन बायोलॉजिकल प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है उन्हें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या हुए आपके, उदाहरण जैसे हो गए आपका टायर, बताइए, टायर हो गया, रबर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सारी चीजें क्या नष्ट होती हैं आप हमें बताइए। अगर किसी टायर को आप फेंक देंगे 100 साल बाद देखने जाएंगे, देखेंगे उसी तरह वो पड़ा मिलेगा आपको, खराब नहीं होगा, ठीक है टायर हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, ये सभी चीजें क्या हैं, ये सभी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बताइए इन दोनों में आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं या फिर नहीं। आई होप आप लोग सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। और इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इससे बनते हैं और ये डिफिनीशन आपको दी जाती है, ठीक है। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो क्या करें, इसको मिटा दें और हम लोग आगे बढ़े, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जैव निम्नकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, ठीक है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो समझिएगा, इस डिफिनीशन को अपनी नोट्स में लिखते चलिएगा, सभी बच्चे अपनी नोट्स में लिखते चलेंगे, ठीक है, तभी तो मजा आएगा। अब पढ़ने में मजा भी आना है, लिखना भी नहीं है ना, फिर बाद में नोट्स की डिमांड करोगे, सर ये वाली नोट्स दे दो हमको, ये वाली जो है मेरे पास है, ये नोट्स थोड़ी ना मिलती है, ठीक है। तो देखो समझो पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है कि जीवों के साथ तथा जीवों का उनके वातावरण के साथ, समझो जीवों के साथ तथा जीवों का उनके वातावरण के साथ तथा जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। पारितंत्र पूछे तो क्या बताओगे, जीवों के साथ तथा जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को पारितंत्र कहते हैं, ठीक है देखो इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र सजीव व निर्जीव, ठीक है, पारितंत्र सजीव व निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना होता है। पारितंत्र सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना होता है, सजीव और निर्जीव, ठीक है। चलो
यहां पे आता है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है बच्चे। पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है समझना। वातावरण के समस्त जीव ठीक है, एक सेकंड ना। तो देखो यहां पे क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि वातावरण के समस्त जीव जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या अगर पारिस्थितिकी तंत्र की डिफिनीशन पूछी जाती है तो आप लिखेंगे कि वातावरण के समस्त जीव जैविक और अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। बताइए कितना सिंपल है यार, इतना सिंपल हो ही नहीं सकता, बताओ बताओ ना, समझ आ गए। अब देखो पारितंत्र के मुख्य कितने घटक होते हैं, तो आपको बता दें कि पारितंत्र के मुख्य 2 घटक होते हैं। ठीक है, लिखिए कि जो पारितंत्र होता है, ठीक है, पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य 2 घटक होते हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके मेनली 2 घटक होते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैविक घटक ठीक है, जैविक घटक को इंग्लिश में बोलेंगे बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। अब पहला हुआ जैविक घटक और दूसरा हुआ अजैविक घटक, नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, क्या होगा, नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बताइए यहां तक किसी की दिक्कत सॉरी। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना वो 2 मुख्य घटकों से मिलकर के बना होता है। पूछेंगे अगर कि हमारा शरीर किसका मिलकर बना होता है, हमने बता दिया हमारा शरीर कोशिका का मिलकर बना होता है ना। आपका घर किसका मिलकर बना होता है, ईंटा का मिलकर बना होता है। आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने कि बताओ पारिस्थितिकी तंत्र किसका मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। सिंपल। ठीक है, पूछ लिया जैविक घटक क्या होते हैं, तो जैविक घटक बच्चे 3 चीज होते हैं। पहला हो गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से मिलकर के जैविक घटक बनता है। और देखो उत्पादक होते हैं हमारे हरे पौधे होते हैं। ठीक है, उत्पादक क्या हुए, उत्पादक में होते हैं हमारे हरे पौधे, और उपभोक्ता में क्या हुए, जंतु हुए। ठीक है, मानव हुआ आपका। अपघटक में अपघटित करते हैं जो, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे कोई भी चीज खराब पड़ा है, आपने खाना बनाया, शाम का खाना बच गया, सुबह आपने उसको फेंका बाहर खुले में, थोड़ी देर बाद क्या होता है, शाम तक क्या होता है, वो खाना खत्म हो जाता है। वहां से कौन ले जाता है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं खाता उसको, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसे खा जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझ गए कि जो जैविक घटक 3 चीजों से मिलकर बनता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, लिखो अपने कॉपी में। और अजैविक घटक भी 3 चीजों से मिलकर बनता है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, भौतिक कारक। ठीक है देखो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, फिर बना अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, और फिर बना भौतिक कारक। ठीक है, जो अजैविक घटक होता है ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, वो 3 चीजों से मिलकर के बनता है, कार्बनिक पदार्थ,
अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक कारक। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जैसे हो गए हमारे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, ये सभी हो गए हमारे कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सभी चीजें हुई हमारी अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और भौतिक कारक जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ठीक है, तापमान हो गया हमारा, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। बताओ ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं जितना मैं पढ़ाया? बताओ, लाइक करने में किसी का पैसा नहीं लगता है, तुरंत सभी बच्चे अभी लाइक करो। जितने बच्चे देख रहे हो ना, सभी बच्चे तुरंत अभी लाइक करेंगे। जब आप लाइक कर देते तो एक अंदर से एनर्जी आता है मेरे को, और मैं फिर अच्छे से पढ़ाता हूं तुम लोगों को। ठीक है, सभी बच्चे तुरंत वीडियो को लाइक करें और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जैविक घटक के बारे में। ठीक है, चलो मिटा दे इसको। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब हम लोग बताते चलेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, जैविक घटक में आता है हमारा उत्पादक, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जैविक घटक और फिर हेडिंग डालेंगे उत्पादक। उत्पादक को हम लोग बच्चे इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर। उत्पादक क्या होते हैं? हमने देखा उत्पादक होते हैं हरे पौधे, हरे पौधों को हम उत्पादक कहते हैं। तो आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है उत्पादक के लिए कि पारितंत्र के सभी पौधे, हरे पौधे, पारितंत्र के सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं कि पारितंत्र में उपस्थित सभी हरे पौधे, ठीक है, पारितंत्र में उपस्थित सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जानते हो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, भोजन उत्पन्न करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे हुए आपके सभी हरे पौधे, जितने भी आपको हरे पौधे मिलेंगे वो क्या होते हैं? वो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है उपभोक्ता सेकेंड नंबर पर। तो देखिए उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता, कंज्यूमर। चलो इसको अपने कॉपी में लिखो, उत्पादक क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो उत्पादक होते हैं वो भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन उपभोक्ता भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो उपभोक्ता क्या होते हैं? इसमें इसके अंतर्गत, उपभोक्ता के अंतर्गत क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन, ठीक है, वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं निर्माण कर पाते, स्वयं नहीं निर्माण कर पाते, सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, किस पर? दूसरों पर, सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर कहलाते हैं। देखो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? बनाने वाला। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूम करने वाला। बनाने वाला, लेने वाला। ठीक है, हरे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, हम लोग हरे पेड़ पौधे से छीन लेते हैं, हमारा खाना दे, हमारा खाना दे। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो देखो जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो क्या होते हैं? अपने भोजन के लिए सदैव हरे पेड़ पौधे पर या फिर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। और बता दें उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं ना, वो
तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। पहला हुआ आपका प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा हुआ आपका द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा हुआ आपका तृतीयक उपभोक्ता। देखो, जो प्राथमिक उपभोक्ता रहता है ना, वो किसको खाता है? उत्पादक को, सीधे पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता किसको खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेता है और पेड़ पौधों को खा लेता है। तीर समझो, ठीक है, ये हुआ पेड़ पौधे, ठीक है। जो तृतीयक उपभोक्ता है ना, वो इन दोनों को तो खाएगा खाएगा, साथ में पेड़ पौधे भी खा लेता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है। ये मांसाहारी होता है, नीचे वाले मांसाहारी होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो पेड़ पौधों को खा लेंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता कहीं दिखा ना उसे भी चबा जाएंगे। जो तृतीयक उपभोक्ता होता है, सर्वोच्च होता है, वो सब कुछ खाएगा, पेड़ पौधा दिखा उसको भी खा लेगा, है ना, आम वाम दिखा उसको भी, कोई सांप वाप दिखा, है ना, मुर्गा उर्गा दिखा, सुअर उड़ दिखा तो उसको भी काट 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 के खा जाएगा, है ना, ऐसे करते हैं। वो होते तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारे अजैविक घटक। तो देखिए, अजैविक घटक क्या होते हैं, ये नीचे अजैविक घटक, नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो देखिए, पारितंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थों को अजैविक घटक कहा जाता है। देखिए, ये सभी चीजें क्या है बच्चे? ये सभी चीजें निर्जीव हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अजैविक घटक क्या होता है कि पारितंत्र में, ठीक है, पारितंत्र में पाए जाने वाले, पारितंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थों को अजैविक घटक कहा जाता है, ठीक है। सभी निर्जीव पदार्थों को अजैविक घटक कहा जाता है, ठीक है। अजैविक घटक तीन प्रकार के, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक, ये सब हुए आपके अजैविक घटक, ठीक है। चलो, इसको लिखो अपने कॉपी में, इसको मिटा करके फिर हम लोग अब देखेंगे किसके बारे में? खाद्य श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में, इसको मिटाते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे, आप लोग सबसे पहले ना प्लेलिस्ट चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए, क्लास 10th साइंस के सारे वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पर हमारे सारे वीडियोस अपलोड हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ना बायो अमन मोटिवेशन ही होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप बायो अमन के व्लॉग्स देखना चाहते हो तो हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन व्लॉग्स के नाम से, ठीक है। चलिए, यदि आपको पर्सनली बायो अमन से बात करनी है तो जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, और उसी बॉक्स पे आप लोग जा करके हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी हम बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब फूड चेन के बारे में, यानी कि खाद्य श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? खाद्य श्रृंखला, जिसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है कि ये जीव इसको खाएगा, ये जीव इसको खाएगा, ये जीव इसको खाएगा, इसी को बोलते हैं फूड चेन। नहीं समझ पाए? देखो, डिफिनीशन एनसीईआरटी क्या बोलता है? खाद्य श्रृंखला जीवधारियों का भोजन प्राप्त करने का क्रम होता है, ठीक है। जो खाद्य श्रृंखला होता है, खाद्य श्रृंखला जीवधारियों का, ठीक है, खाद्य श्रृंखला जीवधारियों का भोजन प्राप्त करने का क्रम होता है, ठीक है। कि किस क्रम में
कौन सा जीवधारी भोजन प्राप्त करेगा। जैसे हमने आपको बताया प्राथमिक उपभोक्ता है ना, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, कौन किसको खाएगा, ठीक है, कौन जीवधारी किसको खाएगा, तो उनका सभी क्रम होता है ये इसको ही खाएगा, डायरेक्ट आके इसको नहीं खा लेगा। ठीक है, तो देखिए खाद्य श्रृंखला को सर्वप्रथम किसने बताया था, तो खाद्य श्रृंखला को सर्वप्रथम लिंडमान ने बताया था ये नाम याद रखना, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है आपसे, लिंडमान ने बताया था, खाद्य श्रृंखला को बताया था। तो इन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने बताया। देखो हम लोग देखते हैं घास में खाद्य श्रृंखला, ठीक है, हम लोग किसमें खाद्य श्रृंखला देखेंगे, हम लोग देखेंगे बच्चे घास में खाद्य श्रृंखला, कि किस तरह से खाद्य श्रृंखला बनता है, किस तरह से कौन जीव किसको खाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें घास का है, तो घास है, घास हमारी क्या हुई बच्चे, घास हुई हमारी उत्पादक। अब देखिए घास को कौन खाता है, घास को खाता है टिड्डा, कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक। अब ये बताओ मेढक सीधे घास को थोड़ी ना खाएगा, मेढक सिर्फ टिड्डा को खाएगा, ठीक है, और मेढक को खाता है सांप, सांप को खा लेता है मोर। ऐसा तो है नहीं कि मोर आके घास को खा ले, नहीं, वो सांप को खाएगा। ये खाद्य श्रृंखला होता है, फूड चेन होता है, यानी कि एक दूसरे पर ये लोग निर्भर रहते हैं। अगर पृथ्वी पर सांप ना हो तो मोर कैसे जिंदा रहेगा अगर घास ना हो तो टिड्डा नहीं जिंदा रहेगा, टिड्डा नहीं जिंदा रहेगा, मेढक नहीं रहेगा, मेढक, सांप, मतलब अगर उत्पादक ही ना हो तो पृथ्वी पर जीवधारियों की संख्या कम हो जाएगी। तो देखो ये जो टिड्डा है ये होता है शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी क्यों हुआ, क्योंकि ये सिर्फ घास को खा रहा है, तो ये शाकाहारी उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता, ये होता है हमारा शाकाहारी उपभोक्ता। और जो मेढक होता है, मेढक हुआ मांसाहारी उपभोक्ता। अब ये शाकाहारी मांसाहारी में आप लोग बता सकते हैं, बताइए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो देखो टिड्डा ने सीधे घास को खाया इसलिए शाकाहारी है, लेकिन मेढक ने टिड्डा को खाया इसलिए ये मांसाहारी है। और टिड्डा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये सीधे उत्पादक को खा रहा है। मेढक क्या है, मेढक है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। और सांप क्या है हमारा, सांप है हमारा बेटा तृतीयक उपभोक्ता। इस चीज को समझो, बड़ा अच्छा डायग्राम मैं बना रहा हूं, एक एक चीजें आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं ना, बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को सभी ना आप लोग समझो। देख लिए यहाँ पे, तो देखो ये मेढक मांसाहारी, सांप ने इसको खाया, ये भी मांसाहारी है, मोर भी मांसाहारी है। ये हुआ हमारा तृतीयक उपभोक्ता, और ये हो गए हमारे सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। बताइए ये फूड चेन आपको समझ में आया कि नहीं, घास का फूड चेन है, घास का है, ठीक है, घास में खाद्य श्रृंखला जैसे बनती ठीक वैसे ही है फूड चेन, घास का फूड चेन। बताइए समझ में आए ना, कौन किसको खाता है, एक बार फिर से समझा दूं यहां पे हुआ उत्पादक, जिसको हम लोगों ने बोला प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ये हुआ हमारा प्रोड्यूसर, बाकी ये सब है हमारे कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है, ये है उत्पादक, और बाकी सब हमारे उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते थे, पढ़ा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। ऐसा है नहीं सांप सीधे आकर घास को खा ले, नहीं, पचेगी नहीं, है ना। इसलिए तो एक जीव जैसे दूसरा जीव किसी जीव को शिकार करता है तो उसमें कोई वो नहीं है ना, कि आपको दुख हो जाए, नहीं, अगर वो उसको नहीं खाएगा तो खुद ही नहीं जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि देखो शेर है हिरन का शिकार कर लेता है, गाय को मार देता है ना, जंगली भैंसे को, सुअर को मार देता है, शेर खा लेता है। सोचो अगर वो उनको नहीं मारे खाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, है ना। हम लोग उसको ले लेकर शेर तो वो गंदा होता है ना, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं हम। ये सब पारितंत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे खाद्य जाल के बारे में।
ठीक है, तो देखो आप लोगों ने पढ़ लिया परितंत्र क्या होता है। नीचे मैं यहाँ पे बता देता हूँ खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल इंग्लिश में बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, फूड वेब यानी कि खाद्य जाल क्या होता है। इसको मिटा दूं मैं, देखो खाद्य जाल जब सीधा ना होकर जटिल हो जाता है, ये जो खाद्य श्रृंखला है ना, इसी को बोलते हैं खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य जाल को ही हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना हो करके, जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, यानी कि इसको सीधा सीधा कोई नहीं खाता है। ठीक है, सीधा मतलब घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मोर, सांप, ये जटिल हो गया। सांप को कभी आकर टिड्डा खा लिया, टिड्डा ने मेढक को खा लिया, ऐसे जटिल हो गया। कि खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है कि जटिल हो जाती, कैसे हम इसको इंडिकेट करेंगे, इसमें लिखेंगे कि एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। ठीक है, जटिल हो जाते हैं कि मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का जीव, एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। ठीक है, कई प्रकार के, एक प्रकार का जीव है, ये टिड्डा को पाया, सांप ने भी खा लिया, टिड्डा को मोर ने भी खा लिया। तो क्या वो जटिल हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। सीधा तो भैया ऐसे था कि टिड्डा को मेढक ही खाएगा, है ना, लेकिन ये जटिल हो गए। तो देखो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर के जटिल हो जाती है, एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक खाद्य तो एक जाल बनता है। ठीक है, तो एक जाल बनता है, ये देखो ये जाल टाइप का बन गया ना, तो एक जाल बनता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं, जिसे फूड वेब कहते हैं। बताओ समझ आया ना, समझ आया। खाद्य जाल क्या होता है, हमने देखा था खाद्य श्रृंखला, फूड चेन क्या हमने देखा था कि भैया ये सभी चीजें सीधे खाई जा रही हैं, लेकिन कोई जीव किसी को, कोई जीव किसी को, कोई जीव किसी को, ऐसे ऐसे करके खाता गया ना, तब क्या हुआ, एक जाल बन गया, एक वेब बन गया। वेब कैसे होता है, वेब कैसे होता है, ऐसे है ना, ऐसे ही तो हुआ वेब, एक जगह से उठा है लेकिन ये कई जगह इसकी तरंगे जा रही हैं, तो वो हुआ खाद्य जाल। तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, हम लोग पढ़ते हैं अब पोषण स्तर। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अपने कॉपी में टॉपिक बाय टॉपिक लिख रहे होंगे। अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे और आगे का टॉपिक है आपका पोषण स्तर। ठीक है, जो अगला टॉपिक है बच्चे वो है हमारा पोषण स्तर। ठीक है, पोषण स्तर। तो देखो नोट्स में इसको लिखते चलो अपने कॉपी में। ठीक है, जब तक आप कॉपी में अपने मन से नहीं लिखोगे ना, जब आप यहां अपने मन से नहीं लिख सकते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे, इसलिए यहां पर लिखने की आदत डालो। पोषण स्तर आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है कि वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्या बोलता है, वह स्तर जिसमें एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषण स्तर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चे, पोषण स्तर कहलाता है। जैसे देखना एक सिंपल सा पिरामिड बनाऊंगा। ठीक है, इसमें समझना, जो समझा रहा हूं ना उस चीज को समझना, देखना। सबसे पहले हमने घास का पिरामिड देखा था, ये हमारा पोषी स्तर है। ठीक है, पोषी स्तर। देखना सबसे पहले यहां पर क्या है, सबसे पहले नंबर पे आता है उत्पादक। तो देखो उत्पादक है, तो जो उत्पादक है उसमें ऊर्जा कितनी है, देखो इतनी ऊर्जा है। अब जो इस उत्पादक को खा रहा है, इस उत्पादक को कौन खा रहा है,
उपभोक्ता। कौन उपभोक्ता? तो इस उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है। ठीक है, इस उत्पादक को कौन खा रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो देखो उत्पादक में कितनी ऊर्जा थी आपकी, सोचो इतनी ऊर्जा थी, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी ऊर्जा गई? इतनी ऊर्जा, कम ऊर्जा हो गई ना, ये देखो कम है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खा रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता। ये हुआ हमारा द्वितीयक, फिर उपभोक्ता, ये खाया हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। जब देखो द्वितीयक उपभोक्ता में भी ऊर्जा कम हो गई, समझो इस चीज को, बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा सा है। ठीक है, ऊर्जा कम हो गई। फिर द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा रहा है? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता यानी कि सर्वोच्च उपभोक्ता। अब फिर तृतीयक को कौन खा रहा है? सर्वोच्च खा रहा है, तो फिर ऊर्जा सबसे कम। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? उत्पादक में होती है। अब हमको आप ये बताओ, एक बड़ा सोच के बताना, सोच के यहां से समझो। सेकेंड द्वितीयक उपभोक्ता में जैसे हमारा आया मुर्गा, ठीक है, फिर आया मछली, फिर आया आपका है ना सुअर, ठीक है, बकरा, ये आया। तो इनमें बताओ, इनमें ऊर्जा कितनी पाई गई? और उपभोक्ता में आया हमारा जैसे आया दाल, फिर चावल, फिर जौ, मक्का। अगर आप इनको खाओगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, या फिर आप मुर्गा, मछली, सुअर, बकरा खाओगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी? सोच के बताओ, अपने दिमाग से सोच के बताओ। एनर्जी स्तर समझ लो किसमें ज्यादा है? उत्पादक में सबसे ज्यादा, फिर ऊपर जाते जाते कम हो गया। ये हुआ ऊर्जा का घटता क्रम। क्या हुआ? ऊर्जा का घटता क्रम। ठीक है, ये देखो, यानी कि जस जस ऊपर जाएगा तस तस ऊर्जा घटेगी। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह जिसे 10% का नियम भी कहते हैं, इसे सोच करके बताना। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्माइली, हंस दो, और इसी बात पर सभी लोग अपना लाइक कर दो, ऐसे करके जो जो अंगूठा होता है। ठीक है, लाइक करो, चलो सभी बच्चे लाइक करो। देखो नेक्स्ट आता है हमारा ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि 10% का नियम। 10% का नियम, या फिर इसको बोलते हैं हम ऊर्जा का प्रवाह। जो इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ना, देखो कम हो रहा है ना ऊर्जा, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से, ठीक है, क्या है? एक पोषण स्तर। ये हमारा क्या है? ये हमारा है पोषण स्तर। ठीक है, तो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में, इसमें लिखेंगे हम लोग कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से, ठीक है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, जब एक पोषण स्तर है, इस पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, ठीक है, दूसरे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्या होता है? दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण सिर्फ 10% ही होता है। दूसरे पोषण स्तर में, दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण, दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% ही होता है। इसे हम 10% ऊर्जा स्तर का नियम भी कहते हैं। जैसे पिरामिड के से समझ लो, दस % समझना। ये हुआ हमारा उत्पादक, ये हुआ हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, ये हुआ हमारा द्वितीयक, ये हुआ हमारा तृतीयक। समझो क्या कहना चाहता है?
10% ऊर्जा का नियम, यानी कि इसमें ऊर्जा 10% जाता है। यदि उत्पादक के पास हमने माना 1000, है ना, 1000 जूल ऊर्जा है, ठीक है, क्या है, यदि उत्पादक के पास 1000 जूल ऊर्जा है तो जो उत्पादक को खाएगा उसको केवल 10% ऊर्जा ही मिलेगी, ठीक है। उत्पादक को प्राथमिक खाया, कितनी ऊर्जा मिली इसको, 100 जूल। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उसको केवल 10% ही मिलेगी। इसको ये खाया, कितनी ऊर्जा पाया, 10 जूल। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएगा उसको केवल 10% मिलेगी, उसका 10%, इस 10 जूल का 10% 0.1 जूल, सॉरी 1 जूल, 1 जूल। तो सोचो, हम इसको खाएंगे, उत्पादक को खाएंगे, ठीक है। उत्पादक क्या होते हैं, ये हमारे शाकाहारी होते हैं, इनको जो खाता है वो शाकाहारी होता है। अगर हम शाकाहारी रहते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है। यदि हम मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, है ना, अंडा खाते हैं, तो उनमें कम एनर्जी रहती है। यहीं पे समझ सकते हैं आप। बताइए, मैं नहीं कहता, आपका एनसीईआरटी बोल रहा है, समझो ना, खुद समझो, मैं कुछ नहीं कहता भाई, नहीं तो आप लोग बता दोगे तुम गलत हो, है ना। बच्चे ज्ञानी टाइप के होते, बोल देते तुम गलत हो, ठीक है, ठीक है। बताइए, समझ में आया नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा समझ में आके। चलो इसको अपने कॉपी में लिखो, एक छोटा सा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, देखो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह होता है। सबसे पहले होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, उत्पादक भोजन बनाता है, फिर सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा जाती है उत्पादक के पास, फिर उत्पादक के पास ऊर्जा जाती है कहां पर, उपभोक्ता के पास, ठीक है। किसके पास जाती है, उपभोक्ता के पास। उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। तो उत्पादक की ऊर्जा किसके पास, शाकाहारी उपभोक्ता के पास गई, फिर उपभोक्ता से ऊर्जा जाती है शाकाहारी से किसकी तरफ, मांसाहारी की तरफ। जो शाकाहारी प्राणी को खाएंगे वो मांसाहारी। तो इस तरह पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है और सब में जाकर के बढ़ जाती है किसी दूसरे रूप में, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया, इसको सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। मिटा दे। तो चले बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का, और आगे का है हमारा ओजोन परत, यानी कि ओजोन लेयर क्या होती है, और ये इसके बाद कचरा प्रबंधन आएगा, वेस्ट मैनेजमेंट आएगा, और फिर चैप्टर खत्म। कोई भी बच्चा बोर नहीं होगा, यदि बोर हो रहा है तो वो जाएगा बायो अमन व्लॉग्स पर, व्लॉग्स को देखेगा, और बायो अमन मोटिवेशन पर मोटिवेशनल वीडियोस को वो देखेगा, वॉच करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लें कि ओजोन परत क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, कि ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, जहां पर तापमान समान रहता है वहीं पर ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। चलो, ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैबरी ने सन 1913 में 1913 में किया था। चार्ल्स फैबरी ने सन 1913 में किया था। अब समझेंगे कि ओजोन परत है क्या। जैसे ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, देखना ये है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी कलर कर देते हैं ब्लू कलर से, है ना। पृथ्वी आकाश से नीली दिखाई देती है। नीली क्यों दिखाई देती है बताइए, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जब आपको लाइट का चैप्टर पढ़ा रहा था, प्रकाश का, तो वहां पर बताया था मैंने पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है। चलो, ये है आपकी पृथ्वी, है ना। ये गोल तो नहीं है लेकिन समझ लेना इसके ऊपर कई लेयर पाई जाती हैं, ये देखो ऊंचाई में, ठीक है, आसमान में। फिर बादल पाए जाते हैं, ये देखो बादल हो गए हमारे। फिर एक लेयर पाई जाती है, ये देखो। अब वो लेयर पाई जाती कहां पर, समताप मंडल में, और उस लेयर को बोलते हैं हम लोग ओजोन। ये है हमारे यहाँ पर सन, सूरज चाचा। अब समझना इसका काम क्या होता है, इस ओजोन का काम क्या होता है। देखो, ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन क्या होता है, तो देखो ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3
परमाणु से मिलकर बना होता है। अब देखो हमारे पृथ्वी में है ऑक्सीजन O2, ये O2 उड़ उड़ के यहां भी आएगी, O2 इस जगह। क्या होता है समझना ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है O3। कैसे बनता है ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल से? तो देखो सबसे पहले जो ऑक्सीजन यहां पर रहता है, ये यहां पे सूर्य कौन सी किरणें भेजता है? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें भेजा तो ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों के कारण से टूट जाता है अलग अलग। O2 टूट जाता है एक एक अलग अलग, ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाता है। अब देखो फिर क्या होता है, फिर ये टूटे हुए ऑक्सीजन के कारण ना, जो ऑक्सीजन के टूटे होते परमाणु, वो O2 के साथ, दूसरे O2 के साथ जाकर के मिल लेते हैं। क्या बना लेते हैं? O3 बना लेते हैं, यानी कि ओजोन बना लेते हैं। ये वाला मिल गया। अब देखो ये वाला भी मिल गया, O2 प्लस O3 यानी कि ओजोन बन गया। देखो ओजोन परत का निर्माण हो गया। बिल्कुल सिंपल है ओजोन परत का निर्माण। सॉरी। अब आप लोग समझे कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, बताइए, समझ आया? अब देखो ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है। हमारे यहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं CFC गैस यहाँ पे मुक्त होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ये जो गैस है ये होती है हमारे रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, हवाई जहाज से ये निकलती है, हमारे AC से निकलती है, आदि बहुत सी चीजों से ये निकलती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है O3 पर? O3 को ये तोड़ देता है, फिर ऑक्सीजन बना देता है। कैसे बनाता है? तो देखो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन गैस गया, O3 से मिला, तो ये क्या किया? ClO को बनाया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। ClO को बनाया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। अब देखो ये जो क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा ना, भी इसको भी हटा देगा। कैसे हटाएगा? दोबारा से एक बार, यानी कि एक क्लोरीन का कण ओजोन के कितने कण को नुकसान पहुंचा रहा है? 2 कणों को। फिर दोबारा से ClO आया, फिर एक O3 से मिला, फिर O3 से मिलने के बाद O से मिला, ओजोन परत O से मिला, फिर Cl अलग, O2 अलग, फिर ये Cl, फिर आगे गया, फिर ये Cl, ऐसे करके O3 को, ओजोन परत को O2 में बदलता गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको ClO को बोलेंगे क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये ओजोन परत का नष्ट करने लगा। अब ओजोन परत के बारे में आप लोग लिख सकते हैं इसकी उपयोगिता क्या होती है। ओजोन परत की उपयोगिता क्या होती है? ठीक है, तो देखो बता दें, जो सूर्य है हमारा, ये सूर्य चाचा है, यहां से सूर्य भेज रहा है, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, पराबैंगनी किरणें आ रही है। पराबैंगनी किरणें ओजोन परत रोक लेता है उनको, और जब ओजोन परत खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो क्या होगा? पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी, और जब वो किरणें सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी तो क्या होगा? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रोग होंगे, मानवों के ऊपर, जंतुओं के ऊपर त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा। तो उपयोगिता में लिखेंगे कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। फिर लिखेंगे कि ओजोन परत के लगातार क्षरण होने से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में आने लगी हैं। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट लिखेंगे कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार से होने वाली बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा तंत्र में कमी का कारण बन रही हैं। और यदि
हम लोगों ने अभी तक इस CFC का उपयोग कम नहीं करते हैं तो ओजोन परत एक दिन नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आएंगी, और जब वो किरणें आएंगी तो हमको वो नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट कोई लिखाने की जरूरत नहीं है ना, मैं इसको आपको बोले दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कचरा प्रबंधन क्या होता है, कभी समझे आप लोग। तो देखिए NCERT क्या बोलता है कि हेडिंग डलवा देता हूं आप लोग को, आप लोग लिखिएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका होता है ना कचरा प्रबंधन, तो आपका NCERT बोल देगा कि कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखो। तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता है कि हर घर से हर दिन भारी मात्रा में कचरा निकलता है, प्रत्येक घर से प्रत्येक दिन भारी मात्रा में कचरा निकलता है। अब बताओ, जब हर घर से कचरा निकलेगा तो जो घनी आबादी होगी, जहां पर शहर होगा, उस शहर में सोचो कितना कचरा निकलेगा, सोच सकते हो बहुत कचरा निकलेगा। तो लिखेंगे कि शहरों की घनी आबादी के कारण हर शहर से निकलने वाले कचरे की मात्रा पहाड़ जैसी है। इतना कचरा निकलता है ना कि उसको अगर डंप कर दिया जाए तो पहाड़ बन जाएगा। ठीक है, कचरा का कलर भी पहाड़ जैसा होता है ना, पहाड़ जैसी है। तो लिखेंगे एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने के लिए कचरे को उचित प्रबंधन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण बनाने के लिए कचरे को उचित स्थान पर लगाना, उसको ठिकाने पर लगाना बहुत जरूरी है। आगे आपका NCERT क्या लिखता है कि अधिकतर शहरों में कचरे के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। हर एरिया में कचरे को कचरे के डिब्बे में डाला जाता है। आप लोग आज वायु अमन से एक वादा करिए कि आप लोग रोड पर कभी भी चलते हुए थूकेंगे नहीं, और दूसरी चीज आप कचरे को हमेशा कचरे के डिब्बे में ही डालेंगे और कोई रोड पे या और कहीं पर नहीं फेंकेंगे। एक बार की बात है, एक लेडी थी, वो कार से जा रही थी। ठीक है, तो वो मतलब केला खा रही थी। ठीक है, तो जब उन्होंने केला खाया तो क्या हुआ, छिलका उसको रोड के बाहर फेंक दिया। ठीक है, ऐसे में मतलब कहानी क्या, रियल घटना है ये। ठीक है, फेंक दिया। वो मेडिकल कॉलेज के सामने था। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज के सामने एक पेशेंट भर्ती था, तो उसका कोई भी रहा होगा है ना, बेटा रहा होगा या फिर हस्बैंड था, वो आया, उस छिलके में उसका पैर पड़ गया और वो गिर गया, उसके ऊपर रोडवेज चढ़ गई, बस चढ़ गई, फिसल के गिर गया, रोडवेज के नीचे चला गया, मर गया। सोचो, किसी की एक गलती के कारण से किसी व्यक्ति की जान चली गई और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि मेरी वजह से उसकी जान चली गई। इसलिए कभी भी बच्चे, कभी भी ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते, यदि कभी भी कचड़े पे, रोड पे केला का छिलका मिले या फिर कोई बड़ा पत्थर मिले या फिर कोई कील मिले लोहे की, अगर आप उसे देख लेते तो आप उसे हटाइए, भगा दीजिए। ठीक है, ताकि किसी व्यक्ति की उससे जान ना जाए, किसी व्यक्ति से उससे दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, वादा करिए आप मुझसे। कहीं कोई रास्ते में ऐसा मिलता है तो मैं अपनी बाइक रोककर, अपनी कार रोककर पहले उसे साइड कर देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हम जब बदलाव करेंगे ना, तो हम जो बदलाव चाहते हैं, जो वायुमंडल बदलाव चाहता है, वो वायुमंडल बदलाव एक दिन लाएगा, और वो वायुमंडल बदलाव के कारण आप लोग ही होंगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही बदलाव आएगा। ठीक है, तो आज से आप लोग कचरे को सीधे कचरे के डिब्बे में ही फेंकेंगे। ठीक है, एक अच्छी आदत बनाइए, अपने आप को अच्छा बनाइए। ठीक है, चलिए फिर आता है कि कचड़े को कचड़े के डिब्बे में डाला जाता है, फिर क्या होता है, डिब्बे में कचड़े को फेंक देते हैं, फिर एक गाड़ी आती है। ठीक है, वहां से ट्रक में भरकर इन कचरों को लैंडफिल स्लाइड पे छोड़ा जाता है। ठीक है, लैंडफिल स्लाइड, ठीक है, लैंडफिल साइड पे, ठीक है, लैंडफिल साइड। जब उस कचरे को ट्रक में भरा जाता है तो उसको कहां छोड़ा जाता है, उसको छोड़ा जाता है लैंडफिल साइट में। ठीक है, लैंडफिल साइट में उस कचरे को फेंक दिया जाता है, उस कचरे को वहां पर ले जाया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद लैंडफिल साइट को मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि कचरे का डिकम्पोजिशन हो सके, और आप लोग पन्नी का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। आपको बता दें, जो
बड़े बड़े एरिया में गए होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखोगे कई डिब्बे होते। जो नीला डिब्बा होता है ना उसमें पेपर डाला जाता है, जो हरा डिब्बा होता है उसमें ग्लास वगैरह डाला जाता है, ठीक है। जो पीला डिब्बा होता है उसमें प्लास्टिक डाला जाता है, जो लाल डिब्बा होता है उसमें मेटल या धातु डाली जाती है, ठीक है। डिब्बा होता है उसमें लिखा रहता है स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज से यहां पर आपका चैप्टर हमारा पर्यावरण खत्म हुआ, खत्म हुआ, खत्म हुआ। बताओ सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कैसा लगा पढ़ के, मजा आया? मजा आया ना सभी बच्चों को? चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाया, तो सारे चैप्टर्स ना आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लो, और हमारे चैनल बायोअमन मोटिवेशन पर आप लोग वीडियोस को देखिए। हमसे बात करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग तुम लोग करते रहो, और उसकी सीरीज ने चैनल की प्लेलिस्ट पर है, वहीं पर वीडियो अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।